जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 13 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आज आप बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आज के क्वेश्चन हो सकता है आपके किसी एग्जाम में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप क्लास को ना छोड़ें। चलिए आगे अपना क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहा 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जहां पर बना लेते हैं, इससे क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, जो यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 7000 प्रतिभागियों ने, कितने 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से गीता पाठ करके, क्या करके, गीता पाठ करके ये रिकॉर्ड बनाया है। ये कहाँ के प्रतिभागी हैं, ये भोपाल के। कहाँ के हैं ये, भोपाल के। भोपाल कहाँ आता है, ठीक मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश की क्या है ये राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो यहाँ के कितने 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से गीता पाठ करके ये रिकॉर्ड बना लिया। अब ये किस दिन बनाया है, तो आप लोग ये याद रखिए 11 दिसंबर। कब बनाया है, 11 दिसंबर को। इस दिन क्या थी, गीता जयंती। क्या थी, गीता जयंती थी। किस दिन, 11 दिसंबर को। इसी दिन गीता पाठ करके यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना लिया है भोपाल के 7000 प्रतिभागियों ने। तो ये आप लोग याद रखोगे। चलिए मध्य प्रदेश के अभी जो वर्तमान में सीएम वो है, वो कौन है, आप लोग याद रखेंगे। सीएम का नाम मोहन यादव। मोहन यादव कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम। चलिए आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की है। कौन सी योजना, योजना से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की है, ये किसने, गुजरात राज्य ने। किसने, गुजरात राज्य ने ये प्रारंभ कर दी है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। अब यहाँ के हम सीएम की बात करें, तो यहाँ के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। कौन है, भूपेंद्र पटेल के द्वारा ये योजना यहाँ पर चालू कर दी गई है। भूपेंद्र पटेल के द्वारा कौन सी योजना, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। अब इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना में होगा जो बच्चे हैं कहाँ के, गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चों को यहाँ पर पौष्टिक आहार दिया जाएगा, आंगनवाड़ी। अब आंगनवाड़ी में क्या होगा, ये पौष्टिक वहाँ पर भोजन कराया जाएगा, पौष्टिक भोजन वहाँ कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक सीमा की गई है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी कहाँ तक, 8वीं क्लास तक। कहाँ तक, 8th क्लास के बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कूल में पौष्टिक भोजन उन्हें दिया जाएगा। 8th क्लास से ज्यादा वाले को नहीं, केवल कहाँ तक, 8वीं क्लास के बच्चे तक। चलिए पौष्टिक अल्पाहार योजना ये कहाँ पर चालू की गई है, गुजरात में। सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। ये कहाँ लागू होगा, गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। चावल से बनी शराब है, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया गया है। तो ये किस देश से है, ये है जापान से। किस देश से है ये, जापान से है। शराब का नाम आप लोग याद रखिए, चावल से बनी है। कैसे, चावल से बनी शराब है साके। इसे यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया गया है। यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया गया, किसे, साके। ये क्या है, चावल से बनी शराब है। साके क्या है, चावल से बनी शराब है। अब यहाँ पे हम चावल से बनी शराब है, तो ये जो तरीका है यहाँ पे चावल से शराब बनाने का, ये 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना ये क्या है, तरीका, चावल से शराब बनाने का तरीका, जिसे हम क्या कहते हैं, उस शराब का नाम क्या है, साके। ये आप लोग याद रखो। यूनेस्को ने इसे क्या कहा है, दिव्य उपहार कहा है। ये भी याद रखोगे, यूनेस्को ने क्या कहा है, साके को दिव्य उपहार का, यहाँ पर दिव्य उपहार कहकर कहा है। किसे, साके, जो चावल से बनी शराब है। अब थोड़ी सी हम यूनेस्को की बात कर देते हैं। किसकी बात करते हैं हम, यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को की सबसे पहले स्थापना, क्या बात करते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, पेरिस। अब पेरिस कहाँ आता है, ये आता है फ्रांस में। कहाँ आता है, पेरिस। कहाँ पर है इसका, यूनेस्को का मुख्यालय, हमका हेडक्वार्टर कहाँ आता है, ये पेरिस में आता है। इसके जो अभी हेड है, यूनेस्को के हेड या हमका अध्यक्ष या महानिदेशक जो है वो कौन है, आर डे अज़ौले। क्या है उनका नाम, आर डे अज़ौले इनका नाम है। ये आप लोग याद रखोगे, आर डे अज़ौले इनका नाम है। यूनेस्को के जो हेड है वहाँ के आर डे अज़ौले है। अब यहाँ पे हम बात करें यूनेस्को का फुल फॉर्म, ये भी याद रखिए आप लोग। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनियन नेशंस एजुकेशनल इंडियन नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग याद रखोगे इसका फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूनेस्को का फुल फॉर्म? यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आप हिंदी में याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखोगे। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, और इसके जो हेड है आरडे अजोले क्या है इसके हेड। तो अभी क्या चावल से बनी शराब को यहाँ पर क्या कहा है? यूनेस्को ने दिव्य उपहार कहा है। ये जो तरीका है 1000 साल पुराना है, ये आप लोग याद रखोगे। कहाँ की शराब है ये? जापान की। जापान की शराब क्या नाम है उसका? साके। ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में कृष्णावेणी संगीत निर्जनम 2024 का समापन कहाँ हुआ है? कृष्णावेणी संगीत निर्जनम 2024 का समापन हुआ है विजयवाड़ा में। कहाँ? विजयवाड़ा में हुआ है। विजयवाड़ा कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ आता है ये? आंध्र प्रदेश में आता है, और आंध्र प्रदेश के द्वारा ये होस्ट किया गया है क्या? कृष्णावेणी संगीत निर्जनम 2024। तो अभी समापन कहाँ हुआ है? ये विजयवाड़ा में हुआ है। तो इसमें जो है संगीत को महत्वपूर्ण दिया गया। क्या? संगीत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। संगीत को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है, कृष्णावेणी संगीत निर्जनम 2024। तो इसमें कर्नाटक संगीत को यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है, उसको प्रमुख यहाँ पर बताया गया। किसको? कर्नाटक संगीत को। चलिए कहाँ पर हुआ ये समापन इसका? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार, कौन सा? क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बिल्कुल ये आप लोग याद रखोगे। कौन सा पुरस्कार? क्रॉसवर्ड पुरस्कार दिया गया है। तो वो किसे दिया गया है? KJS ढिल्लो को। किसे? KJS ढिल्लो को ये पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए। किसके लिए? नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है क्रॉसवर्ड पुरस्कार। तो आप लोग इसकी जो पुस्तक है KJS ढिल्लो की पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखोगे। क्या रखोगे? इनकी पुस्तक का नाम, जिसे क्या दिया गया है? क्रॉसवर्ड पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे पुस्तक का नाम क्या नाम है? कितने गाजी आए। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, क्या है इनकी ये पुस्तक का नाम है। आप लोग ये याद रखोगे। अब इस पुस्तक में जो वर्णन मिलता है वो भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब क्या क्या मिलती है यहाँ पे घटनाएं जो मिलती है हमें, तो क्या मिलती है? कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित में जो वहाँ पे हुआ था, कश्मीरी पंडित के ऊपर अत्याचार, तो उसमें उसकी बात यहाँ पे वो घटना का उल्लेख मिलता है। और क्या मिलता है? आर्टिकल 370 का उल्लेख भी हमें यहाँ इस पुस्तक में मिलता है, आर्टिकल 370। और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी, इस घटना का भी हमें वर्णन यहाँ पर इस पुस्तक में मिलता है। कश्मीरी पंडित, आर्टिकल 370, और एक और पुलवामा हादसा का भी हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है। किसका? पुलवामा हादसा। तो आप लोग ये पुस्तक का नाम याद रखोगे, पुलवामा हादसा। ये जो घटना है प्रमुख यहाँ की, उसका वर्णन हमें इस पुस्तक में मिलता है। कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, ये क्या है? पुस्तक है किसकी? KJS ढिल्लो की। इस पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार इन्हें दिया गया है। क्रॉसवर्ड पुरस्कार किसे? KJS ढिल्लो को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग ये इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखेंगे, इस पुस्तक में किस किस का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कहोगे कि पॉलिटी से है, तो यहाँ पर ये क्यों लिया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाए जाने की अभी प्रक्रिया का यहाँ पर कहा जा रहा है। ये भारत में पहली बार ये घटना हो रही है कि राज्यसभा को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की इंडिया गठबंधन के द्वारा यहाँ पर मांग की गई। किसके द्वारा? इंडिया गठबंधन के द्वारा, INDIA, इंडिया गठबंधन के द्वारा ये मांग की गई है कि राज्यसभा के सभापति, ये पदेन क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हें क्या बनाया जाता है? राज्यसभा के सभापति। इन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की इन्होंने मांग की है। किसने? इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो आप लोग इसीलिए क्वेश्चन पॉलिटी का यहाँ पर शामिल किया गया। तो इन्हें किन आर्टिकल के तहत हटाया जाता है? ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 67 का बी, आर्टिकल 67 का बी है। इसमें क्या दिया गया है? राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है 67 के बी में। चलिए थोड़े से आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं हम उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63 में दिया गया है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या कहा गया? ये भी आप लोग याद रखिए। किसमें? 64 में कि उपराष्ट्रपति क्या होगा? पदेन सभापति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति जो होगा क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का
सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो क्या कहलाता है, राज्यसभा का सभापति होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कार्यवाहक हो चाहे परमानेंट हो। तो उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ है, तो अभी वो वर्तमान में क्या है, राज्यसभा के सभापति भी है, ये आप लोग याद रखोगे। उपराष्ट्रपति कहाँ वर्णन मिलता है हमें राज्यसभा के सभापति होने का, तो 64 में हमें मिलता है, और 63 में भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हमें इसका वर्णन मिलता है। और इनके हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ मिलती है हमें, 67 के बी में। कहाँ, 67 के बी में। चलिए थोड़ी सी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। किसकी, अविश्वास प्रस्ताव की। तो अभी तक क्या, मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया लाई जाती थी, किसे, प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया यहाँ पर लाई जाती थी, कहाँ, लोकसभा में। लेकिन अभी राज्यसभा में पहली बार जो है, भारत के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए किसने मांग की है, इंडिया गठबंधन के द्वारा मांग की गई है। तो आप लोग ये याद रखोगे। तो किस अनुच्छेद के तहत इन्हें हटाया जाएगा, तो 67 बी के तहत। आप लोग ये भी याद रखिए, इन्हें जब हटाने जाने की बात की गई है अविश्वास प्रस्ताव को, तो ये उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कब, 14 दिन पहले यहाँ पर सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, किसे, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। इन्हें सूचना कब दे दी गई है, अभी 10 दिसंबर को। आप लोग याद रखेंगे 10 दिसंबर को इन्हें सूचना दे दी गई है कि इन्हें 14 दिन के बाद जो पद से हटाया जा सकता है। तो अभी दोस्तों ये भी निर्णय नहीं हुआ है कि इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अभी संसद में जो है वार्तालाप होगा, फिर निश्चित किया जाएगा जब इन्हें पूर्ण तरह से बहुमत प्राप्त होता। क्या होगा, पूर्ण रूप से बहुमत यहाँ पर प्राप्त होगा। अब बहुमत कितना होना चाहिए, आधे से एक अधिक, 50% से एक अधिक यहाँ पर बहुमत प्राप्त हो जाए तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। क्या होना चाहिए, बहुमत यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। यदि बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो ये पद से हटाए नहीं जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस जो मनाया गया कब, 11 दिसंबर को। कब मनाया गया, 11 दिसंबर। इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन देखे थे 11 दिसंबर को, और क्या हुआ है, गीता जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई है, गीता जयंती मनाई गई है। क्या मनाई गई है, गीता जयंती मनाई गई है, जिसमें भोपाल के 7000 प्रतिभागियों ने रिकॉर्ड बना लिया है। 7000 प्रतिभागियों ने गीता पाठ करके सामूहिक रूप से यहाँ पर रिकॉर्ड बना लिया। 11 दिसंबर को एक और आप लोग याद रखोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग ये याद रखोगे। 3 दिवस यूनिसेफ के स्थापना दिवस मनाते हैं, और गीता जयंती, और क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिसेफ की। किसकी बात करते हैं, थोड़ी सी यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की स्थापना की हम बात करें सबसे पहले, यूनिसेफ की स्थापना जो है वो कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर हम का है, मुख्यालय, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। न्यूयॉर्क कहाँ आता है, अमेरिका, यूएसए में। आप लोग ये याद रखोगे। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946, इसी की स्थापना दिवस मनाया गया अभी 11 दिसंबर को, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क, अमेरिका। 11 दिसंबर की तिथि में क्या हुआ, गीता जयंती भी मनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटर्नी जनरल नियुक्त किया है। सहायक, किससे, नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटर्नी जनरल नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, आप लोग याद रखोगे, हरमीत ढिल्लो को। किसे, हरमीत ढिल्लो को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के ये राष्ट्रपति, इन्होंने नियुक्त किया है सहायक अटर्नी जनरल के रूप में। सहायक अटर्नी जनरल के रूप में यहाँ पर नामित कर लिया, किसे, हरमीत ढिल्लो को। चलिए आप लोग कमेंट से बताइए कि अभी वर्तमान में भारत के अटर्नी जनरल कौन है, भारत के अटर्नी जनरल कौन है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए आगे, हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। कौन सी श्रृंखला, पॉडकास्ट श्रृंखला यहाँ पे शुरू की है। तो किसके द्वारा की गई है, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये पॉडकास्ट श्रृंखला ये शुरू की गई है। अब थोड़ी सी हम आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना इससे पहले भी मैंने बताया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। और इस स्थापना के लिए यहाँ पे क्या लाया गया था, 1934 में क्या लाया गया था, अधिनियम लाया गया था। ये आप लोग बिल्कुल याद रखोगे, इसको छोड़ना नहीं। 1934 में क्या आया था, अधिनियम आया था, और इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। आप इसकी राष्ट्रीयकरण की डेट भी याद रखिए। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया, 1 जनवरी 1949।
1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, वो भी याद रखिए, वर्तमान में जो गवर्नर है, गवर्नर उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा क्या है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। शक्तिकांत दास की यहाँ पर जगह ले लिया किसने? संजय मल्होत्रा ने। ये कौन से नंबर के? 26वें नंबर के गवर्नर है वर्तमान में। वर्तमान में क्या है? 26वें नंबर के। 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, आप लोग ये नाम बिल्कुल याद रखोगे। शक्तिकांत दास क्या थे? इससे पहले पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के। चलिए आप लोग कमेंट से बताइए कि जब 1935 में इसकी स्थापना हो गई आरबीआई की, तब पहले गवर्नर कौन थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? आप लोग कमेंट से बताइए। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो वो कौन सा प्रदेश बना है? उत्तर प्रदेश। कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बन चुका है जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। ये मार्केटिंग से संबंधित है जीईएम। चलिए कौन सा प्रदेश बन गया है पहला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पहली बार भारत की मेजबानी में किसने? भारत की मेजबानी, भारत ने मेजबानी किया है पहली बार। आप लोग ये याद रखोगे, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब तो वो किसने जीता है? जापान ने जीता। आप लोग ये याद रखोगे। विजेता टीम कौन रही है यहाँ पर? आप लोग दोनों चीज याद रखोगे। विजेता कौन रही है? जापान, विजेता टीम जापान। उपविजेता कौन है? साउथ कोरिया। उपविजेता दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया। आप लोग ये याद रखोगे। कौन सा संस्करण था ये? 20वां। तो आप लोग ये याद रखोगे कौन सा संस्करण? 20वां। पहली बार जो है भारत ने होस्ट किया। पहली बार क्या है? भारत ने यहाँ पर भारत ने पहली बार यहाँ इसको होस्ट किया। पहली बार आप लोग ये याद रखोगे। पहली बार कहाँ पर हुआ है? ये भारत में हुआ है, तो ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में। कहाँ? इंदिरा गांधी स्टेडियम। आप लोग ये याद रखोगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। क्या? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप क्या हुआ था यहाँ पे? जापान क्या रही है विजेता टीम। पहली बार भारत ने होस्ट किया है। इसमें टोटल 8 टीम ने भाग लिया। कितनी टोटल? 8 टीम। आप लोग ये याद रखो कितनी? 8 टीम यहाँ पर शामिल हुई थी इस चैंपियनशिप में, महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में। तो ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहली बार यहाँ की मेजबानी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किया है? स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किया है तो किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। क्या है ये? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। तो इनके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से जो होंगे छात्र छात्राएं, किसके लिए? छात्र छात्राओं के लिए जो है ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन। तो इसका उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा कर दी है? तो कब प्रवासी राजस्थानी दिवस? प्रवासी राजस्थानी दिवस ये किसने? 10 दिसंबर में की है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? प्रवासी राजस्थानी दिवस। यहाँ के सीएम के द्वारा ये घोषणा कर दी गई। किसके द्वारा? भजनलाल शर्मा। क्या है? राजस्थान के सीएम है। चलिए आप लोग ये याद रखोगे। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वाकवेरिली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? इसमें जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है हमारे पास, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? ये रहा है टॉप पे कौन सा? आईआईटी दिल्ली। टॉप नंबर में रहा है। टॉप में रहा है क्या? आईआईटी दिल्ली। आप लोग याद रखोगे आईआईटी दिल्ली। अब आप लोग ये भारतीय संस्थान की बात हो गई। अब विश्व स्तर में भी याद रखिए। किसमें? विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान आया है, वो किसका आया है? टोरंटो यूनिवर्सिटी। किसका? टोरंटो यूनिवर्सिटी का आया है। टोरंटो यूनिवर्सिटी फर्स्ट में यहाँ पर रही है विश्व स्तर में। टोरंटो यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की है यूनिवर्सिटी? ये है कनाडा की। कहाँ की है? कनाडा देश की यूनिवर्सिटी है। आप लोग ये याद रखोगे। विश्व में पहले नंबर में। और भारतीय संस्थान में कौन सी है? आईआईटी दिल्ली। ये क्या है? फर्स्ट नंबर में। आईआईटी दिल्ली फर्स्ट रैंक में यहाँ पर आई है। चलिए विश्व में टोरंटो यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? कनाडा में, कनाडा में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल इसको टिक मार्क कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में, आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार?
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया है, तो किसे किया है? माधव गौडगिल को। किसे? माधव गौडगिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एक बार क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया हुआ है। माधव गौडगिल से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। आप लोग ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसे? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है, दिया गया है, सॉरी, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिए जाने वाला पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार को कहते हैं। तो आप लोग ये याद रखोगे, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब मैंने ये क्यों बोली कि माधव गौडगिल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? इन्होंने ये काम किया था पश्चिमी घाट का संरक्षण। क्या काम किया था? पश्चिमी घाट का संरक्षण इन्होंने किया था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, पश्चिमी घाट का संरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। इससे ये क्वेश्चन क्या यूपीएससी में पूछा है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? यूएनओ के द्वारा, या उनका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा दिया गया। आप लोग ये याद रखोगे, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। ये टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया। कितने? 6 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति अपने इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? माधव गौडगिल। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? हाल ही में कहा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में जो है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट से बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो कल मिलते हैं अपन सुबह 6:30 बजे।